अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज का वाकया बहुत ही अच्छा और वाकई में सच्चा वाकया है। इसको सुनेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि बात दरअसल है क्या। वाकया दरअसल ये है कि मेरे दोस्त के अब्बू ने मुझे अपने घर बुलाया और बुलाने के बाद वो कहते हैं कि बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे दोस्त से करना चाहता हूं और मैं तुमसे इंक्वायरी लेना चाहता हूं, यानी पूछताछ करना चाहता हूं कि आखिरकार जो तुम्हारा दोस्त है वो है कैसा, हमारा दामाद बनने के या मेरे दामाद वो बनने के लायक है या नहीं है, मेरी बेटी के लिए वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि अंकल जी, मेरे दोस्त तो बहुत है, आप एड्रेस बताइए, उनका नाम बताइए, कुछ सुराख बताइए कि वो किस तरह का है, नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, तो फिर मैं बताऊंगा। अंकल ने बताना शुरू किया कि फला फला शहर का है, फला डिस्ट्रिक्ट का है, फला फला नाम है। तो मैंने इतना सुना तो मैंने कहा, अंकल जी, ये लड़का आपके घर के दामाद बनने के लायक नहीं है, एक नंबर का लफंगा, लुच्चा और टपोरी किस्म का है, या आपके दामाद के लायक बिल्कुल नहीं हो सकता कि अंकल जी आप इससे शादी बिल्कुल न कराएं अपनी लड़की की। अंकल ने इतना सुनते ही वो कहने लगा, बस बस बेटा, बस हो गया, मैं समझ गया। लेकिन इस दरमियान मुझे ये महसूस हुआ कि अंकल को लग रहा है कि मेरी बात बुरी लगी हो, वो मुझसे नाराज हो गए। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी इसमें कि जो किचन से बिरयानी बनने की खुशबू आ रही थी वो भी अचानक बंद हो गया। खैर, अंकल के पास से मैं उठकर चला आया, उनके घर से वापस हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा दोस्त शादी का कार्ड लेकर आया और वो मुझे दिया। तो मैं खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गया, परेशान रह गया। मैं सोचने लगा कि आखिरकार मैंने अंकल को तो बताया था कि ये लड़का आपके घर का दामाद बनने के लायक नहीं है, आपके लिए ये रिश्ता परफेक्ट नहीं होगा। फिर भी अंकल माने नहीं। मैंने सोचा चलो हटाओ, अंकल की बेटी है, मेरे दोस्त की बहन है, मुझे क्या लेना देना, उन दोनों को पसंद है तो फिर मुझे क्या करना, मुझे तो जाना है शादी में, उनको दुआएं देकर फिर वापस आ जाना है। बहरहाल मैं शादी वाले दिन गया, निकाह खानी हुई तो अंकल ने मुझे पकड़ा और साइड में लेकर आए और कहने लगा, बेटा, जो तुमने कहा था कि वो मेरे घर के दामाद के लायक नहीं है, मैंने पड़ताल किया, वाकई में लड़के के अंदर कुछ कमी है, कुछ खामी है, कुछ खराबियां भी हैं, मैंने पता किया। लेकिन एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि वो लड़का मालदार है, गाड़ी बंगले वाला है, पैसे वाला है। भले लड़का थोड़ा बदचलन बदकिरदार है, लेकिन मेरे दोस्तों ने भी यही सुझाव दिया कि मेरे दोस्त, तुम अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करो कि नौकर चाकर है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है और काफी अमीर है, रईस है। तुम्हारी बेटी ऐश करेगी, मौज मस्ती करेगी, हमेशा नौकर चाकर से घिरी रहेगी, गाड़ियों में घुमा करेगी, देश विदेश का सैर करेगी। तो इसलिए मैंने कर लिया। और अंकल ये भी कहते हैं कि बेटा, ये बताओ, क्या आज के दौर में कोई ऐसा इंसान है जो बुराई, गलतियों और खामियों से पाक हो? हर एक के अंदर कोई ना कोई खामी है, गलती है, नुक्स है, ऐब है। भला आज के दौर में कौन पाक है? आज के दौर में गलतियों से कौन बचा हुआ है? हर एक के अंदर कोई ना कोई गलती है, कमी छुपी हुई है। मैंने कहा कि अंकल जी, आपकी मर्जी, आपने कर लिया, अब मैं क्या कह सकता हूं, आप जैसा चाहें ठीक है। और जब मैं शादी से वापस आ रहा था तो मैं दिली दिली में यही सोच रहा था कि अंकल जी जो सोच रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी हर मुराद को पूरी करे। और मुझे यह भी पता चला था कि शादी करने के लिए वो 5 लाख रुपए कर्ज ले रखे थे, क्योंकि लड़का वाला वीआईपी था, अमीर था, अच्छा खासा परिवार था, रईस परिवार था। तो उनके स्वागत के लिए, उनके देखभाल के लिए, उनके खाने पीने के लिए जाहिर सी बात है अच्छा इंतजाम करना पड़ता। तो अंकल ने उसके इंतजाम के लिए 5 लाख रुपए भी कर्ज लिए थे।
खैर मैंने सोचा कि चलो घर बस जाएगा, किसी तरह दोनों की जिंदगी एक पटरी पे आ जाए, खुश रहे, आबाद रहे। और ये सोचकर मैं दुआएं देकर वापस आ रहा था। बहरहाल मैं अपने घर पहुंच गया। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, मुझे लगभग 12 या 13 महीने के बाद मुझे पता चला एक दोस्त के जरिए से कि क्या तुम्हें नहीं मालूम है? तो मैंने कहा क्या? तो कहने लगा कि उस लड़की की तो तलाक हो गई। ये सुनकर तो गोया मेरे पांव से तो जमीन ही खिसक गई। मेरा दिल तो दहल गया। मैं तो सीने पे हाथ डालकर मैं सोचने लगा कि मैं कहता था अंकल को कि अंकल वो लड़का आपके घर के दामाद बनने के लायक नहीं है, वो आपके बेटी के लिए परफेक्ट नहीं है। लेकिन अंकल ने तो यही सोच लिया था कि उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, परिवार है, रईस है, मालदार है, मेरी बेटी को खुश रखेगा। लेकिन मैं कहता था कि अंकल ये लड़का आपके लिए परफेक्ट नहीं है, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। फिर भी अंकल नहीं माने। और पता क्या चला कि वो लड़की के पास एक बच्चा भी है जो गोद में लेकर वो इद्दत में बैठी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जो लोग ये सोच रखते हैं कि जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर हो, चाकर हो, अमीर हो, मालदार हो, मैं अक्सर अपने बयानात में, प्रोग्राम में, तकरीरों में ये कहा करता हूं कि आप वो घर न देखें जिसके पास नौकर चाकर, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला हो, वीआईपी जिंदगी जी रहा हो। मैंने अक्सर उसी घरों में तलाक होते हुए देखा है, मियां बीवी को लड़ते हुए देखा है। उसी घरों में मैंने एक दूसरे को उलझते हुए देखा है। उसी घरों में नशा का सेवन करते हुए ज्यादा पाया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल क्या है आप भूल गए? फरमान क्या है वो आप भूल गए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिश्ता करने के लिए तुम 4 चीजों देखो। पहला, तुम उसमें माल देखो, हुस्न देखो, खानदान देखो, दीनदारी देखो। लेकिन 3 चीजों को छोड़कर एक चीज को पकड़ लेना। वो क्या है? वो दीनदारी है, वो अखलाक है, परहेजगारी है। इसको पकड़ लो, रिश्ता कर लो। चूंकि माल एक न एक दिन खत्म होने को है, हुस्न भी है, जख्म आ जाए, फोड़े फुंसी आ जाए, उसको भी जवाल है, वो भी खत्म हो जाएगा। खानदान है, आज है कल नहीं है। लेकिन तकवा, परहेजगारी, ये जब तक लड़की रहेगी, जब तक उनके साथ रहेगा, जब तक लड़का रहेगा, जब तक उनके साथ रहेगा। इसलिए तुम देखो तो परहेजगारी देखो, तकवा देखो, शियार देखो, इबादत गुजार देखो, मुत्तकी देखो। ऐसा है तो फिर शादी कर लो। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाता है। रिश्ता तो वो है जो दिल से निभाया जाता है। सिर्फ अपना कह देने से कोई अपना नहीं होता। अपना तो वो है जिसे दिल से अपनाया जाता है। मोहब्बत वो नहीं जो कर रहा होता है, मोहब्बत तो वो है जो निभा रहा होता है। उम्मीद करता हूं कि आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।